गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपकी दोस्त इशिता एंड अगेन आज हमारा वेडनेसडे है। काफ़ी टाइम बाद मैं ये वीडियो लेके आ रही हूँ। एक्चुअली मेरे खुद के टेस्ट चले हुए थे तो मैं अभी आज ही फ्री हुई हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना अब हम अपनी जो छूटी हुई सीरीज़ है उसके साथ कंटिन्यू करें। तो यस, आज हम अपना माइक्रो का टॉपिक लेंगे। इम्यूनो हमारी कंप्लीट हो चुकी है, जनरल माइक्रो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमारे पास वायरो और पैरासाइटो सिर्फ दो हमारे पास सब्जेक्ट्स रहते हैं करने के लिए, जो उसके सब पार्ट्स थे माइक्रो के। तो आज हम वायरो लेंगे एंड वायरो को आज ही हम कंप्लीट कर देंगे। देखो, जो आपके सिलेबस में जो वायरोलॉजी है वो बहुत बेसिक सा वायरोलॉजी है, तो वो आज हम इस वीडियो में कवर कर लेंगे। एंड सो यस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल एंड लेट्स गेट स्टार्टेड टुडेस वीडियो। तो आज हम अपना वायरस के साथ स्टार्ट करेंगे। वायरोलॉजी में क्या पढ़ेंगे हम? सबसे पहले देखो, वायरोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ वायरसेस, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम वायरस स्टार्ट करें तो सिर्फ हम जनरल आज वायरस के बारे में पढ़ेंगे एंड आपका जो अभी फर्स्ट ईयर के सिलेबस में बिल्कुल जनरल वायरोलॉजी है। तो सबसे पहले देखो, वायरस का कुछ आपको करेक्टरिस्टिक्स पता होने चाहिए, फीचर्स पता होने चाहिए कि आप कैसे किसी ऑर्गेनिज्म को वायरस बोलोगे। सबसे पहले स्मॉलेस्ट इन्फेक्टिव इंट्रासेल्युलर इन्फेक्टिव एजेंट। देखो, ये इंट्रासेल्युलर इन्फेक्टिव एजेंट होता है एंड इट इज द स्मॉलेस्ट इन्फेक्टिव एजेंट, ठीक है। सेकेंड, इसकी कोई अपनी खुद की मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट, डू नॉट पोजेस सेलुलर ऑर्गेन, का कोई सेलुलर स्ट्रक्चर या कोई सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है एंड लैक द एंजाइम नेसेसरी फॉर प्रोटीन सिंथेसिस एंड न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस। एंड इनमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है तो ऑब्वियसली इसके अंदर कोई स्पेसिफिक एंजाइम्स भी नहीं प्रेजेंट होंगे सिंथेसिस के लिए। एंड दे मल्टीप्लाई बाय कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। इनका जो मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस होता है दैट इज नॉट सिंपल, दैट इज कॉम्प्लेक्स। तो ये आपको कुछ करेक्टरिस्टिक्स है एंड आपकी सीपी एग्जाम में भी जो आपके स्टार्टिंग में बुक के जो आपका बिल्कुल जहाँ पे स्टार्ट हो रहा है चैप्टर, वहीं पे भी कुछ करेक्टरिस्टिक्स मेंशन है। आप प्लीज उनको भी देखना और वहां से भी करना, क्योंकि वहां पे और भी करेक्टरिस्टिक्स इसके अलावा भी कुछ और फीचर्स भी दिए हुए हैं। तो ये तो होगी फीचर्स की बात। अब हम देखेंगे कि हम वायरसेस के क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज, क्या केमिकल प्रॉपर्टीज और क्या बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। एंड इन प्रॉपर्टीज को लेकर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको वायरस की नॉर्मल करेक्टरिस्टिक्स पता होनी चाहिए, ठीक है। ये तो मैंने यहाँ पे सिर्फ 4 to 5 पॉइंट्स लिखे, लेकिन और भी आप बुक से पढ़ना, वहाँ पे भी और चीजें दी हुई हैं। एंड बेसिकली फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज आपसे पूछ जाती हैं, या फिर सिंपल आपको वायरस का डायग्राम पूछा जाता है, आपको सिंपल डायग्राम बनाना होता है और उसको प्रॉपर्ली लेबल। कुछ क्वेश्चंस हैं जो वायरोलॉजी से पूछे जाते हैं। एग इनोक्यूलेशन आपका प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, कई बार थ्योरी में पूछा जा सकता है। एंड कुछ इसमें वायरल एसेज हमारे पास आते हैं, तो वो सब टॉपिक्स आज हम डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल अभी हमने सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी है, अब हम इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज एंड बेसिकली हमारी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज। सबसे पहला देखो, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज, बेसिकली इसमें आप ये फीचर्स भी कह सकते हो इसके, एंड इसको लेके क्वेश्चन भी आ सकता है। अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज आपसे पूछे जा रही है तो आप इसमें साइज, शेप, बेसिकली जो मोर्फोलॉजी पूरी रहती है एंड सिमेट्री क्या है, क्या उसका शेप है, तो ये सब आपने उसमें लिखना होता है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे साइज। देखो, वायरसेस सबसे स्मॉलेस्ट तो है ही है, ठीक है। स्मॉलेस्ट ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर ऑर्गेनिजम्स तो है ही है, लेकिन साइज क्या है इनका? इनका साइज रेंज होता है 20 to 300 नैनोमीटर, ठीक है। अगर हम सबसे स्मॉलेस्ट वायरस की बात करें तो दैट इज पर्वोवायरस। पर्वोवायरस हमारा सबसे स्मॉलेस्ट वायरस होता है, 20 नैनोमीटर का साइज होता है एंड दैट इज पर्वोवायरस। और अगर हम सबसे लार्जेस्ट वायरस की बात करें, जो सबसे बड़ा बिगेस्ट लार्जेस्ट इन साइज है, तो वो है हमारा पॉक्स वायरस, ठीक है। अब हमें साइज रेफरेंस रेंज तो पता लग गया, लेकिन हम साइज को मेजर कैसे करते हैं? सबसे बड़ी बात तो ये है कि साइज को हमने मेजर कैसे करेंगे। कोलाइडन मेम्ब्रेन सिस्टम, बेसिकली कोलाइडन मेम्ब्रेन सिस्टम के थ्रू हमने साइज को इसमें जो है मेजर कर सकते हैं वायरसेस का। बाकी आप इसको अल्ट्रासेंट्रीफ्यूज भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के थ्रू भी हम वायरसेस को देख सकते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे स्ट्रक्चर की, बेसिकली हमारे पास वायरसेस का स्ट्रक्चर कैसा रहता है। तो न्यूक्लिक एसिड सराउंड विद द प्रोटीन कोट, एंड जो प्रोटीन कोट होता है वो होता है कैप्सिड। तो बेसिकली क्या होगा, न्यूक्लियोकैप्सिड हमारे पास प्रेजेंट होगा। एंड न्यूक्लियोकैप्सिड किसका बना होता है? कैप्सोमियर्स का प्रेजेंट बना होता है एंड कैप्सोमियर्स हमारे पास पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं। मतलब ये ही कि न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट है विच इज सराउंडेड विद द प्रोटीन कोट, लेकिन प्रोटीन कोट क्या है? कैप्सिड है, ठीक है। एंड कैप्सिड बेसिकली क्या है हमारे पास? फिर ये क्या हो जाएगा? न्यूक्लिक एसिड प्लस कैप्सिड क्या बनाएगा? न्यूक्लियोकैप्सिड बनाएगा, दैट इज कंपोज्ड ऑफ कैप्सोमियर्स एंड व्हिच आर बेसिकली पॉलीपेप्टाइड्स। अब ये तो हमारी स्ट्रक्चर की बात होगी कि हाँ बेसिकली देखो, न्यूक्लिक एसिड काउंटेड बाय द प्रोटीन, प्रोटीन कैप्सिड है तो हो गया न्यूक्लियोकैप्सिड। अब देखो कि इसमें बेसिकली न्यूक्लिक एसिड तो बन गया, लेकिन कैप्सिड का हमारे पास काफी फंक्शन रहते हैं। फॉर एग्जांपल वो इनपेनिट्रेबल शेल बनाते हैं, ठीक है। एंड सेकेंडली जो वायरल जीनोम होता है उसको सेल के अंदर भी वही इंट्रोड्यूस कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो बेसिकली कैप्सिड के ये दो रोल हमारे पास रहते हैं। और जो प्रोजेनिस होती है उनमें एनवलप उसमें एक्वायर्ड रहता है। तो बेसिकली ये कुछ और 2-3 चीजें हैं, लेकिन बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए उसके दो रोल है कि इम्पेनिट्रेबल शेल बनाता है एंड सेकेंडली इंट्रोड्यूस द वायरल जीनोम इनटू द होस्ट सेल। नेक्स्ट जो हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टी है वो है सिमेट्री को लेके। सिमेट्री हमारे पास वायरसेस की 3 होती है, इकोसाहेड्रल सिमेट्री, हेलिकल सिमेट्री एंड कॉम्प्लेक्स सिमेट्री।
अगर इकोसाहेड्रल की बात करें तो ऑब्वियसली जो हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल है उसकी जैसे इसमें हमारे पास सिमेट्री आएगी। इसमें 12 वर्टिसेस एंड 20 फेसेस प्रेजेंट होते हैं इन द शेप ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको इनके एग्जांपल्स पता होने चाहिए कि कौन सा वायरस कौन सी सिमेट्री पोजेस करता है, उसकी कौन सी सिमेट्री है। अगर हम इसमें बात करें इकोसाहेड्रल में तो एनवेलप्ड एंड नॉन एनवेलप्ड वायरसेस मेरे पास रहेंगे। अगर नॉन एनवेलप्ड वायरसेस हैं तो होगा पैपोवा वायरस या फिर पिकॉर्ना वायरस, और अगर एनवेलप्ड है तो हर्पीज या फिर टोंगा वायरस। तो ये हमारे पास आएंगे इकोसाहेड्रल में। अगर बात करूं हेलिकल सिमेट्री की तो हेलिकल सिमेट्री हमें बेसिकली आरएनए वायरसेस में देखने को मिलती है। एंड न्यूक्लिक एसिड एंड कैप्सोमेयर्स जो होते हैं दे आर बाउंड टुगेदर, न्यूक्लिक एसिड एंड कैप्सोमेयर्स आर बाउंड टुगेदर एंड बेसिकली दे आर फाउंड इन आरएनए वायरसेस। एंड कॉम्प्लेक्स सिमेट्री आप समझ सकते हो, नाम से ही कॉम्प्लेक्स है उसकी सिमेट्री, तो बेसिकली कॉम्प्लेक्स सिमेट्री हमें पॉक्स वायरस में देखने को मिलती है। तो आपको ये एग्जांपल्स पता होने चाहिए कि कौन सा वायरस कौन सी सिमेट्री पोजेस कर रहा है। एग्जांपल लिखना मत भूलना, एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कौन सा वायरस किस कैटेगरी में आ रहा है और क्या वो प्रॉपर्टीज शो कर रहा है। अगर बात करें जाए शेप की, देखो हमारे पास अलग अलग तरह की शेप्स हमारे पास बेसिकली होती है। इसके भी आपको 3-4 एग्जांपल्स याद रखने हैं। अगर हम पॉक्स वायरस की बात करें तो पॉक्स वायरस जो है वो है ब्रिक शेप्ड, ठीक है, जबकि बुक में दिया हुआ है, बुक में देखोगे आपको समझ में आ जाएगा। पॉक्स वायरस आपका ब्रिक शेप्ड होता है। एंड जो हमारे पास रेबीज वायरस है, रेबीज वायरस होता है बुलेट शेप्ड। एंड हमारे पास जो टीएमई टोबैको मोज़ेक वायरस है वो रॉड शेप्ड होता है। एंड बेसिकली मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया इरेगुलर शेप के होते हैं और प्लियोमॉर्फिज्म शो करते हैं। एंड ये 3 एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, पॉक्स वायरस ब्रिक शेप्ड है, रेबीज वायरस बुलेट शेप्ड है एंड जो टीएमई टोबैको मोज़ेक वायरस है वो हमारे पास रॉड शेप्ड है। तो ये तो होगी हमारी पूरी फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब हम करेंगे अपने केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस कि वायरसेस कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज जो है शो करते हैं। तो अगर केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करी जाए तो बेसिकली हमारे पास 2 तरह की केमिकल प्रॉपर्टीज इसमें देखने को मिलती है। फर्स्ट है न्यूक्लिक एसिड की प्रॉपर्टीज एंड दूसरी है हमारे पास वायरल प्रोटीन एंड लिपिड्स, ठीक है। ये 2 तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स आपको केमिकल देखने को मिलेंगे। तो अगर हम बात करें केमिकल की, तो अगर हम न्यूक्लिक एसिड की बात करें या तो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, डीएनए, फिर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, दोनों में से कोई भी हमारे पास इसमें न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट हो सकता है। एंड और हम इसको एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं बाय डिटर्जेंट्स एंड फिनोल्स के यूज से। एंड एग्जांपल बेसिकली इसमें पैपोवा एंड पिकॉर्ना हमारे पास बेसिकली एग्जांपल्स देखने को मिलेंगे। अगर हम बात करें वायरल प्रोटीन एंड लिपिड्स की, तो प्रोटीन्स मेक अप द कैप्सिड, ठीक है। नेक्स्ट डिटरमिन एंजिनिक स्पेसिफिसिटी, ऑब्वियसली प्रोटीन कैप्सिड वाले एंजिनिक स्पेसिफिसिटी डिटरमिन करने में हमें हेल्प होगी। एंड जो एनवेलप्ड वायरसेस होते हैं उनमें आपको लिपिड्स भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। यूजुअली तो हमारे पास प्रोटीन कंटेंट इसमें प्रेजेंट है, लेकिन अगर लिपिड्स की अगर बात करी जाए तो लिपिड्स आपको एनवेलप्ड वायरसेस में देखने को मिलेगा। ये तो होगी केमिकल प्रॉपर्टीज। अब हम बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज पे आएंगे। बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज हमने अपने +1 +2 में भी पढ़ी है कि कैसे वो रेप्लिकेट करता है वायरस, एब्जॉर्प्शन वाला जो पूरा प्रोसेस है वो सारा इसमें रहेगा। मैं आपको बस मेन बताऊंगी, बस आपको थोड़ा बहुत ओवरव्यू दे दूंगी कि बायोलॉजिकल का क्या है। बाकी हमने बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज अपनी +1 +2 में पढ़ी होती है। तो हम बात करेंगे बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज की। तो बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज में बेसिकली ये सारे स्टेप्स आपको देखने को मिलेंगे। बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज में बेसिकली क्या है, रेप्लिकेशन ऑफ वायरसेस को रिप्रेजेंट करता है कि वायरसेस कैसे रेप्लिकेट करते हैं। तो सबसे पहले एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस रहेगा, पेनिट्रेशन, अनकोटिंग, बायोसिंथेसिस, मैच्योरेशन एंड रिलीज। अगर एब्जॉर्प्शन की बात करें, देखो एब्जॉर्प्शन में क्या होगा, वो जो वायरस है वो सेल के कांटेक्ट में आएगा, ठीक है। उसमें सर्टेन रिसेप्टर्स एंड प्रोटीन्स प्रेजेंट होंगे, उनके बीच में बाइंडिंग होगी एंड जो हमारा वायरस है वो क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब कर जाएगा सेल सर्फेस पे। नेक्स्ट उसमें पेनिट्रेशन होगी। पेनिट्रेशन कैसे, जैसे एनगल्फ फैगोसाइटोसिस होता है, वैसे जो फैगोसाइटोसिस वायरसेस का होता है, एनगल्फिंग ऑफ द वायरस इज नोन एज वायरोपेक्सिस। तो वायरोपेक्सिस के प्रोसेस की हेल्प से हमारे पास जो वायरस है वो क्या हो जाएगा, बॉडी में एंटर कर जाएगा, सेल के अंदर चल जाएगा। अब जब उसका वायरोपेक्सिस हो गया, वो पेनिट्रेट हो गया, तो उसके बाद क्या होगा, अनकोटिंग होगी। अगर हम बात करें अनकोटिंग की, तो अनकोटिंग में क्या होगा, बेसिकली जो कैप्सिड लेयर है वो रिमूव हो जाएगी एंड जितना भी हमारे पास इन्फेक्टिव मटेरियल है वो हमारे सेल के अंदर वो रिलीज हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली अनकोटिंग में ये होगा, हमारा कैप्सिड लेयर रिमूव होगी। उसके बाद ऑब्वियसली बायोसिंथेसिस होगा, रेप्लिकेशन, जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है उसका रेप्लिकेशन होगा, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का रेप्लिकेशन रहेगा और फिर जो आरएनए है उसका रेप्लिकेशन होगा, ठीक है। ये मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी, आप नोट्स चेकआउट कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा। मैंने भी बवेजा से ही नोट्स बनाए हैं, ठीक है। उसके बाद मैच्योरेशन होगी। मैच्योरेशन में क्या होगा, डॉटर सेल्स बनेंगे एंड वो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म में डिवाइड हो जाएंगे। अगर न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस में हर्पीज और एडिनोवायरस देखने को मिलता है। अगर साइटोप्लाज्म की बात करें तो साइटोप्लाज्म पिकॉर्ना या फिर पॉक्स वायरस देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये तो हो गया मैच्योरेशन। एंड नेक्स्ट जो हमारे पास फाइनल प्रोसेस रहता है वो होता है रिलीजिंग का। तो मैच्योरेशन के बाद वायरस रिलीज हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ बडिंग, तो इट विल बी रिलीज्ड बाय बडिंग फ्रॉम द सेल मेम्ब्रेन। तो ये हो गया हमारी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज वायरसेस की। तो ये होगी फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज। अब हम नेक्स्ट देखेंगे हमारे पास कि हमने अपने वायरस को कैसे कल्टीवेट कर सकते हैं, कल्टीवेशन ऑफ वायरस। तो नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक रहता है वो होता है कल्टीवेशन ऑफ वायरसेस। अगर हम कल्टीवेशन की बात करें तो वायरस को हम कैसे कल्टीवेट कर सकते हैं, एक तो आपके पास होता है एनिमल इनोक्यूलेशन,
ठीक है। दूसरा आपके पास होता है एग इनोक्यूलेशन, एंड थर्ड हमारे पास जो है वो है टिश्यू कल्चर। ठीक है, इसमें आपका एग इनोक्यूलेशन, एनिमल इनोक्यूलेशन आपको ज्यादातर देखने को मिलेगा, टिश्यू कल्चर भी कई बार आ जाता है। अगर एनिमल इनोक्यूलेशन की बात करी जाए तो आपको पता है वापस लैब एनिमल जैसे माइस हो गए, गिनिया पिग्स हो गए, रैबिट्स हो गए, रैबिट्स, माइस, गिनिया पिग्स, ये सारे एनिमल्स को हम यूज करते हैं फॉर द इनोक्यूलेशन। अब एनिमल इनोक्यूलेशन या तो एंट्रीसेरेब्रल हो सकती है, पेरिटोनियल हो सकती है, एंट्रीडर्मल हो सकती है, सबक्यूटेनस हो सकता है, कैसा भी हमारे पास इनोक्यूलेशन हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि हम किस टाइप का वायरस जो है वो देख रहे हैं या फिर कौन सा ऑर्गेनिज्म हम आइसोलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद हम एनिमल में सिम्टम्स देखेंगे और जो एनिमल्स हम के बॉडी टिश्यूज की स्टडी करेंगे कि हाँ टिश्यू में कौन कौन से हमें ऑर्गेनिजम्स देखने को मिले। तो बेसिकली ये था हमारे पास एनिमल इनोक्यूलेशन। नेक्स्ट आता है हमारे पास एग इनोक्यूलेशन। इसका डायग्राम आपको पता होना चाहिए, ठीक है, बुक में डायग्राम दिया हुआ है, बुक में डायग्राम अच्छे से कर लेना। उसके बाद एग इनोक्यूलेशन देखो, हम एग में अलग अलग एग के अलग अलग पार्ट्स में इनोक्यूलेशन करते हैं और अलग अलग ऑर्गेनिज्म के लिए करते हैं। ठीक है, अब हम उनको डिस्कस करेंगे कि हाँ जैसे कोरिलेंटिक मेम्ब्रेन है, योक सैक है, तो किस पार्ट में हम कौन से वायरस के लिए इनोक्यूलेशन कैरी आउट करते हैं। हम एग इनोक्यूलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो एग इनोक्यूलेशन बेसिकली जो हमारे पास चिक एम्ब्रियो होता है, 7 to 12 डेज का जो चिक एम्ब्रियो होता है, आपसे बाय वन पूछा जा सकता है। 7 to 12 डेज का चिक एम्ब्रियो हम लेते हैं। बेसिकली ये टेक्निक हमें गुडपास्चर ने दी थी, लेकिन चिक एम्ब्रियो की कितनी एज होती है वो होता है 7 to 12 डेज। ठीक है, अब सबसे पहले देखो जो हमारे पास एग है उसमें हमारे पास आपको 4 पार्ट्स देखने को मिलेंगे। एक है कोरियो एलेंटोइक मेम्ब्रेन, जिसको मैंने CAM लिखा है। नेक्स्ट है एलेंटोइक मेम्ब्रेन, थर्ड है एमनियोटिक सैक एंड फोर्थ है योक सैक। ये 4 पार्ट्स ऐसे हैं एग के जहां पे हम वायरस को कल्टीवेट कर सकते हैं। सबसे पहले जो कोरियो एलेंटिक मेम्ब्रेन की अगर मैं बात करूं तो कोरियो एलेंटिक मेम्ब्रेन हम जनरली पॉक्स वायरस को ग्रो करने के लिए करते हैं। उसके बाद आपको जब इसमें ग्रोथ आ जाएगी तो एग पे आपको लीजन्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, और उन लीजन्स को हम बोलते हैं पॉक्स। ठीक है, ऐसे ऐसे आपको लीजन्स देखने को मिलेंगे, इनको हम बोलते हैं पॉक्स। अब मैं आपको बता दूं जितने पॉक्स सेल पे आपको मेम्ब्रेन पे आपको देखने को मिलेंगे मतलब कि उतना ही अमाउंट ऑफ वायरस। अगर आपको एक पॉक्स दिखेगा मतलब एक वायरस है, मतलब यही है कि पॉक्स काउंटिंग इज इक्वल टू नंबर ऑफ द वायरसेस। जितने ज्यादा पॉक्स आपको देखने को मिलेंगे उतने ही हमारे पास अमाउंट ऑफ वायरस प्रेजेंट होगा जो हमने इनोक्यूलेट किया है। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास एलेंटोइक कैविटी। जो सेकंड हमारे पास अंदर वाली में जो मेम्ब्रेन है उसको बोलते हैं एलेंटोइक कैविटी। एंड एलेंटोइक कैविटी बेसिकली हम वैक्सीन प्रोडक्शन के लिए करते हैं फॉर इन्फ्लुएंजा। तो हम क्या कर सकते हैं, येलो फीवर और रेबीज के लिए भी हम एलेंटोइक कैविटी यूज कर सकते हैं। एंड वन मोर थिंग कि हम इसके लिए डक्स एग भी यूज करते हैं। जो डक का एग है वो थोड़ा बड़ा होता है तो उसमें विजुअलाइजेशन जो है ज्यादा बेटर होता है एज कम्पेयर टू चिक एम्ब्रियो, सॉरी एज कम्पेयर टू चिक एग। ठीक है, लेकिन हाँ डक एग भी आप यूज कर सकते हो, दैट इज समथिंग एडिशनल। अब हम बात करेंगे एमनियोटिक सैक की। देखो एमनियोटिक सैक अब अंदर और चलेंगे तो हम अंदर भी और ग्रोथ कर सकते हैं, लेकिन वो होता है प्राइमरी आइसोलेशन ऑफ इन्फ्लुएंजा वायरस। अगर हमने इन्फ्लुएंजा वायरस का प्राइमरी आइसोलेशन करना है तो हम क्या करेंगे, एमनियोटिक सैक में अपना इनोक्यूलेट करेंगे ग्रोथ को। ठीक है, एंड हम रिजल्ट देखेंगे। एंड बेसिकली हेमोग्लूटिनेशन जो एंटीजन होता है उसके थ्रू, वायरल हेमोग्लूटिनेशन जो है उसके थ्रू हम इसको डिटेक्ट करते हैं। अगर मैं बात करूँ योक सैक की, तो योक सैक में हम बैक्टीरियाज को भी कल्टीवेट कर सकते हैं एंड वायरसेस को भी कल्टीवेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल रिकेट्सिया क्लेमाइडिया को हम ग्रो कर सकते हैं एंड आर्बो वायरस को हम ग्रो कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास योक सैक का पर्पस। तो ये हो गया हमारा पूरा एग इनोक्यूलेशन। एंड टिश्यू कल्चर आपको बेसिकली पता ही है कि हाँ टिश्यू के पार्ट्स को हम ग्रो करते हैं तो उसकी ग्रोथ देखेंगे। अगर मैं टिश्यू कल्चर की बात करूँ तो टिश्यू कल्चर में तो हम ऑर्गन कल्चर कर सकते हैं, एक्सप्लांट कल्चर कर सकते हैं, सेल कल्चर कर सकते हैं। ये 3 तरह के कल्चर्स आपको देखने को मिलेंगे जो हम टिश्यू कल्चर में कर सकते हैं। आई थिंक आपको ये तो आप खुद भी कर सकते हो कि ऑर्गन कल्चर में क्या हुआ, किसी एक ऑर्गन को हम कल्टीवेट कर लेंगे। ठीक, सेल कल्चर जो कि सेल कल्चर में बेसिकली हम क्या करेंगे, अगर हम सेल कल्चर कर रहे हैं तो हमें क्या है अपना ओरिजिन भी देखना पड़ेगा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, नंबर ऑफ जनरेशंस को भी ध्यान में रख के कल्टिवेशन करनी पड़ती है। जैसे प्राइमरी सेल हो गया, सॉरी हेप्लॉइड सेल्स हो गए, डिप्लॉइड सेल्स हो गए, सेल कंटेंट है, तो उसी बेस में बस ये पूरा कल्टिवेशन रहता है। इसके नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगी, मैंने बनाए हुए थे, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, आप प्लीज उनको चेकआउट लेना। एंड अगेन अगर आपके नोट्स नहीं खुल रहे हैं तो आपको गूगल डॉक्यूमेंट्स, गूगल डॉक्स ऐप है उसको डाउनलोड करना, आपको उससे ज्यादा इजीली देखने को मिलेगा, उसमें पूरी क्लियर इमेज खुल जाती है। ठीक है, तो बहुत बच्चे कई बार बोलते हैं कि नहीं खुल रहा है PDF, तो आप वो ऐप डाउनलोड करोगे तो आपको इजीली PDF देखने को मिलेंगे।
तो ये तो होगी हमारी कल्टीवेशन ऑफ वायरसेस। अब हम देखेंगे अपने कुछ वायरल एसेज। अब उससे पहले मैं आपको कुछ और 2-3 बातें बता देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपको वायरस को डिटेक्ट कैसे करेंगे हम कि वायरस की ग्रोथ हो गई है। फॉर एग्जाम्पल इसमें आपको बताया साइटोपैथिक इफेक्ट, ठीक है। साइटोपैथिक इफेक्ट जैसे मैंने आपको बताया उसमें पॉक्स की ग्रोथ होगी, तो पॉक्स की ग्रोथ होगी इट मीन्स की वायरस प्रेजेंट है। एंड जैसे आपको हम एंटीजन डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कुछ सर्ोलॉजिकल टेस्ट में हम वायरल एंटीजन को डिटेक्ट कर सकते हैं, हेम एब्जॉर्प्शन कर सकते हैं। तो ये कुछ मेथड्स हैं जिससे हम जो है अपने वायरसेस को डिटेक्ट कर सकते हैं, वायरसेस की ग्रोथ को डिटेक्ट कर सकते हैं। और इंटरफेरेंस हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन हो गई, तो ये कुछ मेथड्स हैं जो आप देख लेना, ठीक है। अब हम बात करेंगे अपनी वायरल एसेज के ऊपर कि हाँ वायरल एसेज क्या है और क्या क्या इसके अंदर आता है। वायरल एसे में बेसिकली हमें कहते हैं टोटल वायरस पार्टिकल, दो तरह के होते हैं वायरसेस, टोटल वायरस पार्टिकल काउंट एंड इन्फेक्शियस वायरस एसे, ठीक है। तो बेसिकली हम इन 2 काउंट्स को डिस्कस कर लेते हैं एंड फिर उसके अंदर आपको समझ में आएगा कि बेसिकली वायरल एसेज में आपको क्या देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले मैं आपको एक टेबल में समझा देती हूँ कि वायरल एसे असल में है क्या। मेरा थोड़ा मार्कर थोड़ा लाइट हो गया है, आपको लाइट दिखेगा, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बट थोड़ा समझने की कोशिश करना। वायरल एसे बेसिकली 2 तरह के हैं, टोटल वायरस पार्टिकल काउंट, ठीक है। वायरल एसे में क्या आएगा, टोटल वायरस पार्टिकल काउंट आ रहा है, और दूसरा आ रहा है हमारे पास इन्फेक्शियस वायरस एसे, ठीक है। इन्फेक्शियस वायरस एसे आ रहा है। तो टोटल वायरस काउंट की अगर बात करें तो इसमें हमारे पास 2 मेथड्स आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी एंड हेम एग्लूटिनेशन, ठीक है। ये हो गया हमारा टोटल वायरस पार्टिकल। अगर हम बात करें इन्फेक्शियस वायरस वायरॉन एसे की, तो इसमें आपको या तो क्वांटल मेथड है, क्वांटल आइडेंटिफिकेशन है, क्वालिटेटिव आइडेंटिफिकेशन है। और जो हमारे पास क्वालिटेटिव है इसके अंदर आपको प्लेग एसे एंड पॉक्स एसे, ये 2 चीजें देखनी है। तो ये हो गया पूरा टेबल, आप इसको बना लेना, आपको जरूर समझ में आ जाएगा। देखो ये टोटल वायरस हो गया और एक इन्फेक्शियस, ये हुआ पूरी वायरल एसे। अब इसके सब पार्ट्स में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी एंड हेम एग्लूटिनेशन के मेथड्स आ रहे हैं, एंड जो इन्फेक्शियस इसमें क्वांटल और क्वालिटेटिव आ रहा है। अगर हम क्वांटल का आगे कोई फर्दर सब क्लासिफिकेशन नहीं है, लेकिन हाँ क्वालिटेटिव की है, प्लेग एसे है, पॉक्स एसे। तो हम बात करते हैं टोटल वायरस पार्टिकल काउंट के बारे में। तो अगर हम पहले मेथड की अगर मैं बात करूं टोटल वायरस पार्टिकल में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी आ रहा है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में हम क्या करेंगे, पहले हम क्या करेंगे उसमें नेगेटिवली स्टेन करेंगे अपनी सस्पेंशन को, एंड उस सस्पेंशन को क्या करेंगे किसी नॉन लेटेक्स पार्टिकल के साथ मिक्स कर देंगे और एक उनका मिक्सचर बनाएंगे, ठीक है। अब हमने क्या कैलकुलेट करना है, उसमें हमने रेशियो निकालना है वायरस का अपॉन लेटेस्ट पार्टिकल, मतलब नंबर ऑफ वायरसेस इन द सस्पेंशन, हमारे सस्पेंशन में कितने वायरसेस प्रेजेंट है, दैट इज इक्वल टू वायरस अपॉन लेटेक्स पार्टिकल। तो इसका रेशियो जो होगा वो हमें देगा टोटल वायरस काउंट इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। अब आता है हमारे पास हेम एग्लूटिनेशन। अगर हम हेम एग्लूटिनेशन की बात करें तो बेसिकली ये एक बहुत सिंपल मेथड है, इतना सेंसिटिव नहीं है, बट हाँ इट इज अ वेरी सिंपल मेथड। बेसिकली 10⁻⁷ इन्फ्लुएंजा वायरस में प्रेजेंट होनी चाहिए। एंड बेसिकली आप जैसे नाम पूछ रहे हैं हेम एग्लूटिनेशन, इसमें आप क्या देखोगे मैक्रोस्कोपिक एग्लूटिनेशन देखोगे। अगर आपको एग्लूटिनेशन देखने को मिल रही है तो ऑब्वियसली आपको एग्लूटिनेशन से आपको पता चल जाएगा कि हाँ आपका कितना टाइटर बन रहा है, एंड उसके अकॉर्डिंग हमारे पास हम अपना टोटल वायरल पार्टिकल काउंट कर सकते हैं। अब हम करेंगे इन्फेक्शियस वायरल एसे। इन्फेक्शियस वायरल एसे की बात करी जाए तो इसमें क्वांटल और क्वालिटेटिव है। क्वांटल से पता चल रहा है अनक्वालिटेटिव। देखो जो क्वांटल है वो हमें बस इतना बताएगा कि इन्फेक्शन प्रेजेंट है कि नहीं, यस और नो, सिर्फ इतना पता चलेगा आपको क्वांटल से। एंड ये कैसे पता चलेगा, देखो हमने इतने सारे मेथड्स किए हैं, हेम एब्जॉर्प्शन किया, फिर उसके बाद हमने साइटोपैथिक इफेक्ट्स देखे, इनोकुलेशंस किए एनिमल्स में, तो उसके जो रिजल्ट्स रहेंगे उस बेसिस पे हम ये बता पाएंगे कि हाँ इन्फेक्शन प्रेजेंट है कि नहीं। तो क्वांटल ऐसे हमें ये बताएगा कि कोई कौन सा इन्फेक्शन प्रेजेंट है या प्रेजेंट है कि नहीं है, बस यस एंड नो में हमें रिजल्ट इसमें देखने को मिलेगा। अब बात करें क्वालिटेटिव की, प्लेग वायरस एंड पॉक्स वायरस। तो प्लेग एसे और पॉक्स एसे में क्या, देखो पॉक्स एसे मैंने आपको बताया था, जब हम पॉक्स वायरस इनोकुलेट करते हैं तो उसके बाद आपको कोरिलेटिव मेम्ब्रेन में पॉक्स लाइक स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं। तो जितने पॉक्स होंगे उतना वायरस अंदर प्रेजेंट होगा। बेसिकली क्या है, पॉक्स से हमें पता चल रहा है कि हाँ वेदर द इन्फेक्शन इज प्रेजेंट और नॉट, और कितने पॉक्स हमें देखने को मिल रहे हैं उतने हमारे पास क्या है वायरल अमाउंट प्रेजेंट होगा हमारे सस्पेंशन में, ठीक है। तो ये तो क्या पॉक्स एसे। हम प्लेग एसे की बात करें, अब प्लेग एसे में क्या होता है, देखो इसमें मोनोलेयर के ऊपर हमारा सस्पेंशन जो है वो इनोकुलेट किया जाता है, ठीक है। अब हम उसको क्या है अगार से कवर करते हैं, उसके बाद प्रोजेनी वायरसेस अगर प्रेजेंट होंगे तो आपके पास क्या है प्लेग्स जैसे लीशेस उसमें देखने को। ये हो गया प्लेग वायरस। देखो प्लेग वायरस में हमने क्या करना है, बेसिकली हम अपने सस्पेंशन को पेट्री डिश या किसी उसमें इनोकुलेट करते हैं, मोनोलेयर कल्चर करते हैं, बेसिकली उसको अगार से कवर कर देते हैं। एंड अगर उसके अंदर कोई इन्फेक्शियस प्लेग प्रेजेंट होगा, अगर उसमें कोई इन्फेक्शियस वायरस प्रेजेंट होगा तो उसमें प्लेग्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो उसके थ्रू हम डिटेक्ट, जितने प्लेग होंगे उतने ज्यादा हमारे पास वायरस प्रेजेंट, मतलब पॉक्स जैसे ही है। पॉक्स में हम तो उसको इनोकुलेट कर रहे हैं ना, ठीक है।
पॉक्स में हम क्या करें, कोरिलेंट में अगर इसको इनोकुलेट करें, लेकिन इसमें हमने क्या किया, मोनोलेयर सेल कल्चर करते हैं इसमें हम, एंड उसके जो रिजल्ट्स हैं उसके बेसिस पे हम जो इन्फेक्शियस वायरसेस हैं, ऑब्वियसली आपको प्लेग इफेक्ट्स देखने को उसमें मिलेंगे, तो उसके थ्रू हम डिटेक्ट कर लेंगे कि हाँ कितना अमाउंट ऑफ हमारे पास उसमें वायरस प्रेजेंट है। तो ये हो गया हमारा पूरा वायरोलॉजी आज इस वीडियो में कवर। और कोई भी डाउट होगा, कोई भी टॉपिक अगर आपको कोई समझ नहीं आया तो आप मुझे बता सकते हो। अपने अकॉर्डिंग से मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स सारे कवर करवा दिए। क्लासिफिकेशन आपको पता ही है कि वायरसेस कैसे क्लासिफाइड है, आरएनए एंड डीएनए में डिवाइड, सॉरी आरएनए वायरस एंड डीएनए वायरस। अब आरएनए भी किसमें बैठे, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, डीएनए में कैसे है, सिंगल स्ट्रैंडेड सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस एंड डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस। इस वजह से इनका क्लासिफिकेशन है, एंड बस आपको इनके एग्जांपल्स पता होना चाहिए कि सिंगल स्ट्रैंडेड कौन सा, डबल स्ट्रैंडेड कौन सा है, और ये पूरा क्लासिफिकेशन वायरसेस का ऐसे इस तरह से रहता है। फिर भी अगर आपको ये टॉपिक के लिए कोई वीडियो चाहिए तो मैं बना दूंगी, बट बेसिकली इट्स अ वेरी बेसिक टॉपिक, आई थिंक आप ये खुद भी कर सकते हो। सो ये था पूरा आज की वीडियो में, नोट्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगी, एंड यही था आज की वीडियो में। और कोई भी क्वेरी होगी इंस्टाग्राम पे डीएम करना, कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लेना। सो फिर यस, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।